ये बेजूस और ये क्या है वो अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म हमारा ट्राइबल बच्चा कैसे यूज़ करेगा? हम नॉट ओनली इकोनॉमिकली, हम कल्चरली सोशियो इकोनॉमिकली भी डिफर पड़ते हैं उसमें। आज हमारे साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग व्यक्ति राजू केंद्रे जुड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे इनके बारे में इतना इंटरेस्टिंग क्या है। राजू केंद्रे बुल्ढाना से है और अभी अभी इनको चीवनिंग की एक स्कॉलरशिप मिली है जो कि यूके में है। तो चलिए इनकी जर्नी के बारे में और जानते हैं। नमस्ते, मैं राजू केंद्रे। बेसिकली मैं विदर्भ रीजन से आता हूँ, जो विच इज़ इन फेमस फॉर एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एंड फार्मर सुसाइड। मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं उसके लिए प्राउड भी फील करता हूँ कि मैं एक किसान का बच्चा हूँ। और वही मतलब ड्यूड एक्सपीरियंस या किसानी की वजह से आज शायद मैं ट्यूनिंग स्कॉलरशिप ले पा रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। माँ पिताजी किसानी करते हैं और रेनफेड एरिया में आता है सब खेती। और मेरा पूरा जो प्राइमरी एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल में, मतलब जिला परिषद स्कूल में हो चुका है। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पढ़ने गया। 2011 में जब पुणे गया था, उस टाइम में सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स था, मतलब आईएएस मुझे बनना था। आईएएस बन के कोशिश थी कि उस टाइम जो समझ थी कि लोगों की सेवा करेंगे, या जो घर में वारकरी कम्युनिटी का या वो एटमॉस्फेयर था, उस लेवल का अंडरस्टैंडिंग, उस उम्र में जो अंडरस्टैंडिंग था, उस टाइम लगता था आईएएस बनेंगे। पुणे गया, 12th साइंस में अच्छा स्कोर था, मतलब उस टाइम पीएमटी में 128 27 समथिंग स्कोर था। तो गवर्नमेंट बीएमएस बीडीएस आराम से मिलता था, बट एमबीबीएस नहीं मिला। तो मतलब अभी यूपीएससी और आईएएस बनने, और हमारे एरिया में मतलब विदर्भ का बात करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आपको पुणे जाना पड़ता है। तो मेरे गांव से लगभग 400 किलोमीटर आता है। तो ये मेरी अकेले की स्टोरी नहीं है, तो ऐसा थाउजेंड्स मिलियन लोग हैं जो भारत में, जिनको क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए शहर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है। तो बट पुणे में उस टाइम मुझे हॉस्टल नहीं मिला, मतलब ड्यू टू मतलब साइंस में एडमिशन नहीं था, आर्ट्स में था। तो आर्ट्स हमारे लिए, हमारे एरिया में अभी भी उतना स्कोप नहीं है जैसा यूरोपियन या एब्रॉड में है। तो उस टाइम एडमिशन नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो मुझे एडमिशन शिफ्ट करना पड़ा डिस्टेंस एजुकेशन में, यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी। तो वो चीज़ मेरे लिए मैं मानता हूँ कि ठीक ठाक हुई, क्योंकि उस टाइम में फिर 2 साल मतलब एक कैंपेन में ज्वाइन हुआ मेलघाट में। मेलघाट इज़ पार्ट ऑफ विदर्भ रीजन। तो मेरे घर से 250-300 किलोमीटर ऐसा एरिया है। उस टाइम मुझे लगा कि वहाँ पे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, आज भी रोड्स नहीं है, लाइट नहीं है, बेसिक सुविधा ही नहीं है। तो जो मेरा सपना था, मतलब मैं पुणे, मतलब ड्यू टू मेरा लैक ऑफ मेंटरशिप और फाइनेंशियल इश्यूज मुझे पुणे छोड़ना पड़ा। तो फिर मैं डिस्टेंस में जब एडमिशन ले रहा था, मुझे लगा अभी वैसे ही एग्ज़ाम देना है सिर्फ, तो हम फुल टाइम यहाँ पे काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दिया। तो ग्रास रूट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था वो, मेलघाट मित्र। तो 2 साल मेरा ये जो डेवलपमेंट सेक्टर का जर्नी है पूरा, तो मेरे लिए वो बेस है। मैं मानता हूँ कि कोरकू ट्राइब जो है, उसने मुझे पर्सनली एक व्यू दिया, एक अप्रोच दिया एक सेक्टर का। और मतलब पीपल्स पार्टिसिपेशन या उबंटू जो बोलते हैं हम, उबंटू आई एम बिकॉज वी आर फिलोसफी, वो बेसिकली मैं इंस्पिरेशन मेरा कोरकू ट्राइब है। क्योंकि बात किया जाएगा तो समझो फार्मर सुसाइड का एक बीच में रिपोर्ट आया था 2006 के बीच में। तो उस टाइम उस रिपोर्ट में लिखा था कि किसान, मतलब मैं टीआईएसएस में रूरल डेवलपमेंट पढ़ा, उसके बाद अब उस टाइम मैंने वो गो थ्रू किया उस रिपोर्ट को। तो फार्मर सुसाइड होता है क्योंकि मतलब कुछ आधे अधूरे रीज़न लिखे थे कि किसान दारू पीता है या बाकी चीज़ें। तो ये बहुत आधा, मतलब बहुत सुपरफिशियल अप्रोच है देखने का पॉलिसी लेवल पे, मतलब उस रिपोर्ट का। तो उस रिपोर्ट का आप बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं जहाँ पे लोग काम तो कर रहे ग्रास रूट कम्युनिटी के लिए, बट लोग जो लीड कर रहे हैं वो, जिनको इस सेक्टर का ओरिएंटेशन ही नहीं है या लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं। मेरा मानना है कि वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, यूनिसेफ है, या आपका बीबीसी भी है, या आपका कौन सा भी बड़ा प्लेटफॉर्म लो, मीडिया लो, लॉ लो, तो वहाँ पे ग्रास रूट के लोगों ने लीड करना चाहिए। एक
एक्चुअली मैं भी पहले नहीं सुना था, 1.5 साल पहले ही सुना, जब मैं TISS में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में सोशल वर्क पढ़ रहा था। तो उस टाइम मुझे थोड़ा बहुत लगता था, मतलब कुछ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम को अप्लाई किया था, बट ट्यूनिंग नहीं पता था। एक क्वेस्ट था कि हमने भी अब्रॉड पढ़ना चाहिए, एक सर्टन क्लास ही बाहर जाता है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम रहेगा तो जिनका इंग्लिश अच्छा है, मेरा इंग्लिश आज ही अच्छा नहीं है उतना, बट एक सर्टन क्लास है जो ही इसको जा रहा है या वही उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो मैं मतलब पिछले 2-3 साल से मेरा कोशिश था बाहर पढ़ने का, मतलब जाऊँ अपने जो काम कर रहा हूँ एकलव्य में उसको और ताकत मिलेगा, मुझको भी मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे काम करना है, या मतलब नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग, इसका यूज़ करके अपने लोगों के लिए कैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस या नॉलेज या और नेटवर्क, वो कोशिश था। बट ट्यूनिंग 1.5 साल पहले पता चला ऐसा ही, एक मेंटर ने बताया, वो लोन लेके गई थी, मेरी एक मेंटर दोस्त थे कल्याणी, तो इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में पढ़ रही थी, तो बोले आप राजू तुझे मिलेगा ये, तो कोशिश कर। बट मेरे में इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था, मतलब ट्यूनिंग का इंटरव्यू तक मुझ में एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि ये होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो आप बैकग्राउंड देखोगे 1983 से 35-40 साल में, तो एक सर्टन क्लास ही इसमें, मतलब या जो बैकग्राउंड है, मतलब ऐसा नहीं है, मिला है बहुत सारे लोगों को भी, बट वो पहुंचा नहीं ग्राउंड तक, तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि मिलेगा नहीं मिलेगा। बट मेरा कोहर्ट जो था ट्यूनिंग वाला वो बहुत अच्छा था, पैनल में सुप्रिया मैम थी या बाकी टीम थी, उन्होंने बहुत इम्फेटिकली ये बातें समझाई। मैं पिछले मतलब 4 साल हो गया मुझे डिग्री कंप्लीट करके, तो 4 साल में शायद सिर्फ मैं 1-1.5 साल ही काम कर पाया प्रोफेशनली, मतलब पैकेज लेके, उसका बाकी काम तो मैं खुद ही, मतलब 1 रुपया भी मैं कमा नहीं पाया। तो मेरा मोटो कभी पैसा कमाने का नहीं रहा, मतलब ये एकलव्य भी खड़ा है समझो, या वो मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो सकता है ये जो हम बात करते वर्ष, तो ये उस डेडिकेशन, पैशन या आपका लिव्ड एक्सपीरियंस, तो सेटल होने का कोई, मतलब सेटल का डेफिनेशन मैं नहीं बता पाऊँगा, बट मैं बाहर नहीं रहूँगा। और ट्यूनिंग का वो क्राइटेरिया भी है कि वो फ्यूचर लीडर क्रिएट करना चाहते हैं, या ग्लोबल लेवल पे, मतलब अक्रॉस द ग्लोबल वर्ल्ड वो नए जो जनरेशन है, नए लीडरशिप खड़ा करना चाहते हैं, तो वो उनका मानना ही क्राइटेरिया है कि आप वहाँ पे पढ़ के आपके देश के लिए कंट्रीब्यूट करो। एकलव्य जो प्लेटफॉर्म है, बेसिकली एकलव्य ये प्लेटफॉर्म, मतलब उसको आसाम भाषा में कहा जाएगा तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो बच्चे आते हैं, वंचित घटक से जो बच्चे आते हैं, उनका रेशियो बात करेंगे तो हायर एजुकेशन में बहुत इनइक्वालिटी है कंपेयर टू प्राइमरी। तो बहुत मतलब 3/4 संस्था हो तो प्राइवेट है, वहाँ पे तो बहुत सारी इनइक्वालिटी है, डाइवर्सिटी नहीं है, इंक्लूजन नहीं है। हमारी कोशिश है कि हायर एजुकेशन में इंक्लूजन, डाइवर्सिटी होना चाहिए, और ऐसे संस्थान में बड़े, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है, अजिम प्रेम यूनिवर्सिटी है, जैसा आपका आशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, JNU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, IITs का डेवलपमेंट, ऐसे संस्थाओं में जाके ग्रास रूट के लोग बच्चे पढ़े और उन्होंने उनके सेक्टर में लीड करे। लड़कियों का एजुकेशन, फर्स्ट जनरेशन लर्नर जो बच्चे हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमारा एक क्वेस्ट रहना चाहिए या हमारा वो डेडिकेशन रहना चाहिए क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए। तो दिक्कतें आती है, मतलब प्रैक्टिकल है कि हम ऐसे, जैसे मैंने बोला कि एकलव्य जैसे हज़ारों प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, बट वो क्वेस्ट नहीं मरना चाहिए, वो डेडिकेशन, पैशन भी हम में होना चाहिए। बाबा साहब 100 साल पहले LSE, कोलंबिया जैसे संस्थानों में पढ़े, उनके पास भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं था, या उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जी होंगे या शाहू महाराज होंगे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो मैं इसको यहाँ यही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिस्टम को भी अपील करना चाहता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, या सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है कि आपको हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्कॉलरशिप देना पड़ेगा बच्चों को। मैं पिछले 1 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे मेरा कंट्री से, मेरे स्टेट से, मेरे संस्था, यहाँ के जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ देंगे मुझे, क्योंकि मैं आके यहीं पर काम करने वाला हूँ ना। तो नहीं हुआ, मतलब मैंने 100 से ज़्यादा मेल लिखे होंगे, बट नहीं रिस्पॉन्स, मतलब ये
दुखद बात है या ये सैड ट्रूथ है कि मुझे नहीं रिस्पांस मिला। और ये मेरा अकेले का जर्नी नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। 40 लाख क्राउड फंडिंग कैसा करेगा, उसमें कितना एनर्जी वेस्ट होता है। और वो जाके मतलब उसका क्या मेंटेलिटी रहेगा उसमें, मतलब वो तो अलग ही बात है। बट ये स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि आपने अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चों को, फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चों को हज़ारों स्कॉलरशिप देना चाहिए।